मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की ये जो सीरीज हम लोगों के द्वारा चलाई गई है, इसका आज ये 12वां अध्याय है। इसके अंदर आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम की बच्चों आज लास्ट क्लास होगी। कल से हम टॉपिक को चेंज करने वाले हैं। सभी बच्चे लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। जो बच्चे सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर लाइव चैट बॉक्स में अटेंडेंस के रूप में सेंड करना है। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है? यकृत, अस्थिमज्जा या फिर प्लीहा। और एक डी आपको दिया गया परिशोधिका। सभी बच्चों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा गया है? आपके लिए 10 सेकंड का समय है, लिमिटेड टाइम आपको दिया जाएगा। इन्हीं 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग राइट आंसर की। यदि हम आरबीसी के निर्माण की बात करते हैं तो बच्चों, आरबीसी का जो निर्माण है सदैव वो अस्थिमज्जा में होता है, जबकि आरबीसी की जो डेथ है, मृत्यु है, वो कहां पर होती है? प्लीहा, जिसको हम लोग स्प्लीन भी बोलते हैं। बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है। यहां पर हम लोग एकदम राइट आंसर की बात करते हैं। मैं आपको एक चीज ऑलरेडी बता चुका हूं कि आरबीसी का जो निर्माण है बच्चों, वो आपका कहां पर होता है? अस्थिमज्जा में होता है। और जबकि जो आरबीसी की डेथ है वो प्लीहा स्प्लीन में होती है। तो इसलिए बच्चों आपका ए विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। साथ ही साथ बी भी आपका गलत है। यदि आपसे निर्माण की बात की जाती है तब आपको अस्थिमज्जा बताना है, लेकिन डेथ की बात की जाती है तब आपको प्लीहा बताना है। तो बाकी डी भी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? गलत। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिएगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आपके पास ए विकल्प है 120 दिन। एक बी आपको बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, बी के अंदर आपको बताया गया 150 दिन। साथ ही साथ सी भी देखिएगा सभी बच्चे, सी के अंदर आपको बताया गया 180 दिन। और डी पर भी थोड़ा सा विचार कीजिएगा, डी विकल्प आपका है 190 दिन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आरबीसी का जो जीवन काल है बच्चों कितना होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको एक लिमिटेड समय हर क्वेश्चन के लिए लगभग 10 सेकंड दिया जाएगा। उसी के अंदर आप लोगों का जो है आंसर सबमिट हो जाना चाहिए। कॉर्नर में टाइमर इसीलिए चलाया गया है ताकि सभी बच्चे एक साथ एक निश्चित समय पर अपने आंसर सबमिट कर सके। ठीक है, बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो आप देखिएगा आपका बी यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है। और डी की बात करते हैं तो डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। अब हम बात कर लेते हैं एक सही आंसर की। आरबीसी की जो लाइफ है बच्चों वो लगभग कितनी होती है? 120 दिन होती है। यानी कि ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से क्या है? यहाँ पर सही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आज की जो क्लास है थोड़ी सी डिफरेंट और धमाकेदार होने वाली है। सभी बच्चों को क्लास पर फोकस रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका वर्ग क्या होगा? एकदम शॉर्ट में समझिएगा। मात्र ए ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, मात्र बी को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर वो मात्र ए बी को एक्सेप्ट कर सकता है। और एक डी आपको दिया गया है कोई भी। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बच्चों ए बी है तो हम किस किस का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं? ए का ले सकते हैं, बी का ले सकते हैं, ए बी का, या कोई भी ब्लड ग्रुप आप एक्सेप्ट कर सकते हो। 4 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आपको अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उसके बाद हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है, हम यदि ए बी ब्लड ग्रुप रखते हैं तो किन किन का ब्लड ग्रुप हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहले तो ये समझिएगा बच्चों, जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सर्वग्राही होता है, यानी कि वो किसी का भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है। तो ए भी उसके लिए पॉसिबल है, बी भी उसके लिए पॉसिबल है, साथ ही साथ ए बी भी उसके लिए पॉसिबल है। अब बात करते हैं हम डी की। तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। रीजन ये है कि कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो, यदि ए बी को उसकी नीड है तो आपके द्वारा ए बी को अपना ब्लड ग्रुप डोनेट किया जा सकता है। चलिएगा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। आगे क्लास को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं बच्चों। 4 क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है। तो उसका कारण क्या है? जो ए बी ब्लड ग्रुप है
उसका ब्लड ग्रुप किसी को डोनेट नहीं किया जा सकता, वो केवल एक्सेप्ट किसी का भी कर सकता है। चलो बच्चों, मैं एक बार चीजों को आपको रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा आप चीजों को समझिएगा। अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ए बी के बारे में यहां पर यह कहा गया है कि ए बी सर्वग्राही है, लेकिन ये सर्वदाता क्यों नहीं है वो रीजन आपको बताना है। कोई भी ब्लड ग्रुप किसी को डोनेट किया जा सकता है, लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये किसी को डोनेट नहीं किया जाता, ओनली ए बी को ही डोनेट किया जाता है। उसका रीजन क्या है ये आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। पहला इसके अंदर विकल्प बच्चों आपके पास है, उसके रक्त में प्रतिजन एंटीबॉडीज का अभाव होता है। एक है उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीजन अलग होता है आपका, उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। एंटीबॉडीज हम विशेषली WBC को ही बोलते हैं, तो ये भी आपका जो है हो सकता है। एक सी आपको बच्चों यहाँ पर दिया गया, रक्त में प्रतिजन का मतलब एंटीजन, ठीक है, और प्रतिपिंड का मतलब एंटीबॉडी, दोनों का अभाव होता है। एक डी आपको दिया गया, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं। चलिए सभी बच्चों को जो टाइम दिया गया है वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, तो हम बात कर लेते हैं सही आंसर की। ए बी का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी से अलग किसी को भी नहीं दिया जा सकता, डोनेट नहीं किया जा सकता। तो बच्चों उसका कारण क्या है, ए आप देखिएगा, ए आपका यहाँ पर गलत है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो सी भी आपका गलत है। जब यहाँ पर प्रतिजन गलत है तो सभी जगह प्रतिजन आपका गलत होने वाला है, ठीक है। तो डी भी आपका बच्चों क्या है यहाँ पर गलत है। ए बी का ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता सभी को, तो उसका रीजन ये है उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडीज का अभाव होता है। चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे डिस्प्ले के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, चिकित्सालय की सलाह देते हैं कि उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु बुलाया जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार है। पत्नी का ब्लड ग्रुप O है, भाई का ब्लड ग्रुप AB है और पुत्र का ब्लड ग्रुप क्या है AB, और पुत्री का जो ब्लड ग्रुप है बच्चों वो यहाँ पर क्या बताया गया है, O बताया गया है। एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसका ब्लड ग्रुप A है। अब डॉक्टर के द्वारा उसकी फैमिली के कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, तो उस फैमिली के कौन कौन कैंडिडेट उसको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा बच्चों O की पॉसिबिलिटी है। O की पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि O हमेशा क्या होता है, सर्वदाता होता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो वो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, इसका मतलब A के लिए वो उपयुक्त रहेगा। फिर बात कर लेते हैं हम लोग बच्चों, एक उसका जो पुत्र है, पुत्र का ब्लड ग्रुप AB है तो AB का कोई चांस नहीं है। एक पुत्र जिसका ब्लड ग्रुप A है तो A को A तो चढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन की। चौथी जो कंडीशन है पुत्री का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, तो इसका मतलब ये आपके पॉसिबल है। यदि किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसको O भी चढ़ाया जा सकता है, A भी चढ़ाया जा सकता है। B का कोई चांस नहीं है, AB का कोई चांस नहीं है, तो इस बात को यदि हम ध्यान रखते हैं तो भाई का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बच्चों आपका गलत है। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो विकल्प ए भी आपका गलत हो जाता है। जहां जहां सेकंड स्टेटमेंट है वो सभी विकल्प आपके गलत होंगे, और जो पूर्ण रूप से सही होना है वो आपकी फर्स्ट कंडीशन सही है, और फिर आपकी थर्ड कंडीशन सही है, और साथ ही साथ फिर आपकी बच्चों चौथी कंडीशन भी क्या है, सही है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा डिस्प्ले में लिखने की कुछ प्रॉब्लम है, लैपटॉप से लिखा नहीं जा रहा है इतना अच्छी क्वालिटी का, लेकिन फिर भी आप चीजों को समझिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। छठा क्वेश्चन देखिएगा, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक आपको बताया गया है एक ग्लूकोमीटर, और एक बी आपको बताया गया बच्चों स्फिग्मोमेनोमीटर, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। सी देखिएगा थर्मामीटर, और एक डी आपको बच्चों दिया गया है यहाँ पर, तेजी के साथ देखिएगा, लैक्टोमीटर। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ग्लूकोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर। तेजी के साथ 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका रिप्लाई आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सही विकल्प की। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए आपका गलत है। उसका रीजन ये है, जो ग्लूकोमीटर है ये आपके शुगर को नापने का कार्य करता है, ये पूर्ण रूप से गलत है। जो सी विकल्प है ये भी गलत है। रीजन ये है कि जो थर्मामीटर है वो हमेशा आपके बॉडी टेम्परेचर को नापने का काम करता है,
साथ ही साथ डी भी आपका गलत है, क्योंकि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को नापने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट विकल्प होगा बच्चों बी होगा। इस फिग्मोमेनोमीटर की सहायता से ही बीपी को नापा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। लब-डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो लब-डब की जो ध्वनि है वो किस क्रिया के दौरान उत्पन्न होती है? एक है बड़ी आंत के कारण, या फेफड़ों की क्रिया के दौरान, या हृदय के, या फिर आपके गले में एक होती है ग्रास नली। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। लब-डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? बड़ी आंत की क्रिया के कारण, फेफड़ों की क्रिया के कारण, एक सी बच्चों आपको दिया गया हृदय के कारण, और डी विकल्प आपके पास है ग्रास नली के कारण। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने अटेंडेंस सबमिट करानी है। साथ ही साथ जो बच्चे सेशन के साथ लेट जुड़े हैं यहीं से लाइव हो जाएंगे, और सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तेजी के साथ उत्पन्न कर सबमिट कराना है। सभी बच्चे तेजी के साथ अपना आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। तो बड़ी आंत आपका गलत है बच्चों, फेफड़े भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, और ग्रास नली भी बच्चों आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। यदि हम सही विकल्प की बात करते हैं तो सी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। आई होप दैट आप सबको चीजें क्लियर हुई होंगी। एक फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि लब-डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। जब हमारा हार्ट क्रिया करता है तो उसके दौरान जो साउंड क्रिएट होती है उसको हम लब-डब ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। सिस्टोलिका और डायस्टोलिका शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? आंखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाने के लिए, रक्त प्लेटलेट्स की गिनती करने के लिए, एक सी आपके पास विकल्प है बच्चों रक्तचाप को नापने के लिए, एक डी विकल्प आपके पास है बच्चों रक्त धमनियों का पता लगाने के लिए। चलिए सिस्टोलिका जो वर्ड्स है और डायसिस्टोलिका जो वर्ड्स है, इन दोनों का मतलब आपको समझ में होना चाहिए। इसका संबंध किससे है बच्चों, ये आपको तेजी के साथ यहाँ पर बता देना है। ठीक है, चलिए अभी हम विकल्प की बात करेंगे बच्चों। तो राइट आंसर यदि हम बात करते हैं, देखो सिस्टो 10 सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सिस्टोलिका का मतलब होता है बच्चों जो हम हाई ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हाई बीपी को जो हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हम इसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिका। चलिए अब बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, किस वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं? डायस्टोलिका। तो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, रक्त दाब से इसका संबंध है। तो लो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंखों से इनका संबंध नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। और रक्त प्लेटलेट से भी इनका संबंध नहीं है, तो बी भी आपका गलत है। साथ ही साथ रक्त धमनियों का पता लगाने में इनकी कोई हेल्प नहीं है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नापने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सी आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से सही है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सभी बच्चे। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर ब्लड बैंक का काम कौन करता है? तिल्ली, जिसको हम प्लीहा भी बोलते हैं। एक बी आपके पास बच्चों मौजूद है जिसको हम फेफड़े बोलते हैं। एक सी विकल्प देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, एक सी आपका है हृदय, और एक डी आपके पास बच्चों मौजूद है, डी भी ध्यान से देखिएगा यकृत। मानव शरीर में जो ब्लड बैंक होता है वो किसको कहा गया? प्लीहा, फेफड़े, हृदय और यकृत। सभी बच्चों ने 10 सेकंड के अंदर अपने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। आज समय को भी निर्धारित किया गया है, आप सभी ने 10 सेकंड के अंदर अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। उसी प्रक्रिया में हम डेली की क्लासों को यहां से आगे लेकर चलने वाले हैं। तो ब्लड बैंक बच्चों किसको कहा जाता है? तेजी से देखिएगा, फेफड़ों को नहीं कहा जाता, तो बी आपका गलत है। सी हृदय भी यहाँ पर आपका गलत है, साथ ही साथ डी यकृत भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। ब्लड बैंक प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं या तिल्ली बोलते हैं, ये आपका पूर्ण रूप से सही होने वाला है। चलिए बच्चों बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन अच्छे से पढ़ना है, ये किसका घटक होता है? आरबीसी का। एक बी विकल्प आपके पास है बच्चों डब्ल्यूबीसी का। साथ ही साथ सभी बच्चों ने सी भी ध्यान से देखना है, सी के अंदर बताया गया है ये पट्टी काणु का महत्वपूर्ण घटक है।
एक है ये जीव द्रव्य का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु और जीव द्रव्य। तो ये ध्यान देना है सभी बच्चों को कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं और 10 सेकंड आपकी आई थिंक कंप्लीट होने वाली है। जिन बच्चों ने सबमिट नहीं कराया है वो सबमिट कराइएगा और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों बी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है। हीमोग्लोबिन जीव द्रव्य का भी घटक नहीं होता है, ये आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए सभी बच्चों को ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा क्लास को और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सभी बच्चों के सामने 11 क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय की तरफ लेके जाती है? एक बच्चों आपको दिया गया है फुंफस धमनी, एक बी आपको दिया गया है हृदय धमनी और एक सी विकल्प सभी बच्चों ने दिया गया है, देख लेना है, हृदय की सिरा। और एक डी बच्चों आपको यहाँ पर मौजूद है एक विकल्प, एक है फुंफुस सिरा। कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय की तरफ लेकर जाती है? हार्ट की तरफ शुद्ध रक्त को लेकर जाने वाली, ये सभी बच्चों को ध्यान देना है। देखिएगा बच्चों, धमनी और सिरा इन दोनों में आपको फर्क समझना है। जो धमनी होती है उनमें हमेशा किस प्रकार का रक्त प्रभावित होता है? इनके अंदर शुद्ध रक्त प्रभावित होता है, जबकि जो सिरा हैं उनके अंदर अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। लेकिन जब हम फुंफुस को पल्मोनरी सिरा भी बोलते हैं, जब उनकी बात चलती है तो तब आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है, तब ये चीजें रिवर्स हो जाती हैं। अगर फुंफुस सिरा की बात करते हैं तो उसके अंदर शुद्ध रक्त प्रभावित होता है, अगर फुंफुस धमनी की बात करते हैं तो उसके अंदर अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन है वो आपको फुंफुस यानी कि पल्मोनरी के अकॉर्डिंग अपने अपने आंसर सबमिट कराने हैं बच्चों। तो यहाँ पर शुद्ध रक्त की बात की गई है, तो इसके लिए आपका ए भी पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। और बात कर लेते हैं सी की। सी तो आपका गलत ही हो जाता है, जो पल्मोनरी सिरा है इसी के अंदर शुद्ध रक्त प्रभावित होता है, इसीलिए आपका डी विकल्प बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका डिस्प्ले के ऊपर मौजूद है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? हमारे ब्लड के अंदर ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारा ब्लड नहीं जमता है? फाइब्रिन है या फिर प्लाज्मा है या फिर बच्चों आपको सी देखना है हीमोग्लोबिन है या फिर आपका डी देखिएगा सभी बच्चे। डी में आपको बताया गया है हिपेरिन। तो हमारे ब्लड के अंदर ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड को जमने नहीं देता है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और हिपेरिन। चलिए 10 सेकंड के अंदर सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं भी चीजों को सीख रहा हूं। आपको क्लास कैसी लगी उसका आपको फीडबैक भी देना है। इस प्रकार की पीपीटी के फॉर्म में आपको पढ़ना है या पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ना है, वो आपको अपने फीडबैक में बताना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही आंसर की। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। फाइब्रिन का कोई रोल नहीं है रक्त को जमने से रोकने में, प्लाज्मा का भी नहीं है, हीमोग्लोबिन का भी नहीं है। हिपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है और ये कभी भी हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सबसे बड़ी जो श्वेत रुधिराणु होता है, यानी कि शॉर्ट में अब आपको समझना है, जो सबसे बड़ी जो WBC होती है वो कौन सी होती है? लसिकाणु होती है जिसको इंग्लिश में लिम्फोसाइट कहा जाता है, एक केंद्राणु होती है जिसको मोनोसाइट कहा जाता है, एक सी बिंबाणु जिसको थ्रम्बोसाइट कहा जाता है, एक होती है रक्ताणु जिसको लाल रुधिर कणिका भी कहा जाता है। हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनके अंदर सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? क्वेश्चन को समझिएगा, उसी के बाद आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर WBC होती है और WBC भी 2 प्रकार की होती है, एक है सबसे छोटी WBC, एक आपकी होती है सबसे बड़ी WBC। कुछ WBC हमारी क्या करती हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे घाव को भरती हैं और कुछ ऐसी होती है जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करती है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने आंसर देना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। यदि आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी, तो फिर आपको बताना है लिम्फोसाइट। अगर सबसे छोटी WBC आपसे पूछी जाए तो आपको आंसर देना है लिम्फोसाइट।
तो ए विकल्प आई थिंक यहाँ पर आपका सही नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी कौन सी होती है बच्चों, तो फिर आपको बताना है मोनोसाइट। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी WBC, तब आपको बताना है मोनोसाइट। यदि आपसे पूछा गया सबसे छोटी, तो फिर आपको बताना है लिम्फोसाइट। इनका तो कोई चांस था ही नहीं। सी आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, और फिलहाल कंडीशन के हिसाब से ए भी आपका गलत है। लेकिन कभी आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी WBC का नाम बताइए, तब आपको आंसर सबमिट कराना है मोनोसाइट। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर है वो कितना होना चाहिए। हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कितना होता है, 80 से 120, 120 से 140, 140 से 180, और एक डी आपको दिया गया बच्चों 180 से 200 के बीच में। तेजी के साथ सभी बच्चों ने आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जब कभी भी आप किसी लैब में, किसी भी पैथोलॉजी लैब में अपना ब्लड टेस्ट कराते हो या कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हो, तो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, सामान्य लेवल क्या होता है, ये आजकल बड़ी समस्या भी चल रही है। तो सभी को अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल पता होना चाहिए। चलिए बच्चों, बात करते हैं सही आंसर की। तो ए आपका आई थिंक गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डी विकल्प के बारे में। अगर हम मानव के कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वसा होती है, उसका जो सामान्य स्तर है वो 180 से 200 के बीच में होता है। इसीलिए डी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से बच्चों सही हो जाता है। चलिएगा बच्चों, अब बात कर लेते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन का। जिन बच्चों ने हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी बच्चों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आना है। चलिए हम बढ़ लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो फिर उस फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। एक आपको दिया गया है हीमोलिसिस कहते हैं। एक सी आपको बच्चों यहां पर बताया गया है ओस्मोसिस कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं। चलिए, थोड़ा सा सी में कंफ्यूजन था, उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम किडनी की सहायता से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो कृत्रिम रूप से ब्लड को फिल्टर करने की जो प्रक्रिया है, शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है, उसको मेडिकल साइंस में बच्चों क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है, हीमोलिसिस कहा जाता है, ओस्मोसिस कहा जाता है या पैरालिसिस कहा जाता है। चलिए, सभी बच्चों ने अपने आंसर तेजी के साथ सबमिट करा देने हैं। बच्चों, बात कर लेते हैं हम सही विकल्प की, क्योंकि 10 सेकंड आपकी पूरी हो चुकी है। बी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है और डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। डायलिसिस एक कॉमन सा वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। कृत्रिम रूप से जब हम ब्लड को शुद्ध कराते हैं, तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। आगे बात कीजिएगा बच्चों। आज की जो क्लास है बच्चों, लगभग आपकी कंप्लीट खत्म हो चुकी है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी बच्चों को हमारे चैनल साई कोचिंग लाइव को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।